मीन्स एनसीईआरटी नेसेसरी है मगर ये सफिशिएंट नहीं है। 2012 में बीटेक करने के बाद 2022 तक इन्होंने अपना कैसे मोटिवेशन बनाए रखा। तो अपने आप को हमेशा गुड बुक्स के साथ रखें और हमेशा सही दोस्तों के बीच में रहें। तो मैं चाहता था उस परसेप्शन को ब्रेक करूं और मीन्स मैं चाहता था कि मेरे डिस्ट्रिक्ट से लोग आगे आएँ। जो लोग बाहर पढ़ने जाते हैं 2-3 साल में विड्रॉ कर लेते हैं फेलियर के बाद। दोस्तों मैं हूं बी सिंह और आप देख रहे हैं सिविल सर्विसेज 2021 टॉपर स्टॉक नेक्स्ट आईएएस के इस चैनल पर। आज मेरे साथ हैं मनीष कुमार। मनीष कुमार के बारे में हम बात करेंगे, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि सिविल सर्वेंट बनना हर नौजवान का सपना होता है और उस एग्जाम को क्रॉस करने के लिए किन किन परेशानियों से गुजरना पड़ता है, प्रिपरेशन कैसे करनी पड़ती है, इस टॉपर स्टॉक का यही उद्देश्य है। मनीष कुमार हैज सिक्योर्ड ऑल इंडिया रैंक 246। इन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग में मेडिकैप्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इंदौर से बीटेक किया और बीटेक करने के बाद 4 साल जॉब किया और जॉब से रिजाइन करके फिर तैयारी स्टार्ट की। 2012 में बीटेक करने के बाद 2022 तक इन्होंने अपना कैसे मोटिवेशन बनाए रखा, ये अपने आप में काबिल तारीफ है। आज बात करते हैं मनीष से कि इन्होंने अपना मोटिवेशन कैसे बनाए रखा। फर्स्ट ऑफ ऑल मनीष जी, कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू सर। एंड मनीष, 2012 में आपने बीटेक किया, उसके बाद जॉब ज्वाइन किया और जॉब से रिजाइन करके फिर आपने तैयारी स्टार्ट की। yes, और ये आपका 6th अटेम्प्ट है। आपने बताया कि इनिशियली फ्यू अटेम्प्ट्स आपने एक्सपीरियंस के लिए दिए, बाद में सीरियसली आपने तैयारी की। yes, sir. तो प्रिपरेशन करने के लिए कब आपने माइंडसेट बनाया कि अब जॉब छोड़ के और वापस चलते हैं, तैयारी करते हैं? सर मेरा प्लान था पब्लिक सर्विस में आने का कि मेरे फादर का भी ड्रीम था कि मैं किसी अलग फील्ड में जाऊं, क्योंकि जो उस टाइम पे सोशल मींस एक माहौल होता है सोसाइटी में, सब लोग इंजीनियर बन रहे थे, सब लोग आईटी फील्ड में जा रहे थे, कुछ लोग एमबीए कर रहे थे। सिविल सर्विसेज के बारे में किसी ने सोचा नहीं था। तो मेरे फादर चाहते थे कि मैं किसी अलग लाइन में जाऊं। तो मेरे दिमाग में यही था कि मैं ऐसा क्या करूं जो मुझे किसी अलग लाइन में जाया जाए। और मेरा एक ड्रीम था पब्लिक सर्विस में जाने का उसी टाइम से, क्योंकि मेरे स्कूल में डीएम सर आते थे। तो मुझे लगता था कि ऐसे ही कुछ किया जाए ताकि लोग आपको जाने, आप लोगों के लिए कुछ करें, सब कुछ हो। तो वो ड्रीम बस ड्रीम था। उस टाइम पे मैंने कुछ एफर्ट नहीं किया। और लेकिन धीरे धीरे जब मैं जॉब में था तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं कुछ और बेहतर किसी फील्ड में कर सकता हूँ। तो उसी टाइम पे मैंने डिसाइड किया कि मुझे किसी अलग फील्ड में जाना है। और उस टाइम से मैंने अपना माइंडसेट चेंज करना स्टार्ट किया। जैसे मैंने न्यूज़पेपर रेगुलरली रीडिंग करना स्टार्ट किया, लेकिन उस टाइम पे भी मुझे सही डायरेक्शन और गाइडेंस नहीं मिल पा रही थी। और सीरियस प्रिपरेशन मैंने 2017 में स्टार्ट किया, जब मैं दिल्ली आया, यहाँ पे लोगों से मिला और सीनियर्स को हार्ड वर्क करते देखा। तो इस जर्नी में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं वो डायरेक्शन सही है कि नहीं। तो जब तक आपको ये नहीं पता चलेगा तब तक आप हो सकता है बहुत सारे टाइम वेस्ट कर दें। इतने लंबे समय तक अपना मोटिवेशन बनाए रखना, मतलब दैट इज रियली इम्पोर्टेंट एंड आपने उसको कर दिखाया। यस सर। आपने ऑप्शनल चूज किया सोशियोलॉजी और बीटेक आप मैकेनिकल से। यस सर। तो ऑप्शनल डिसाइड करने में कोई स्पेसिफिक पैरामीटर्स या कुछ रीजंस रहे कि नहीं सोशियोलॉजी ही अच्छा है? मेरे कॉलेज के एक सीनियर्स थे, उन्होंने 2 साल पहले मीन्स 2015 में यूपीएससी क्रैक किया था सोशियोलॉजी से। तो उन्होंने मुझे बताया था कि सोशियोलॉजी एक अच्छा सब्जेक्ट है। और उस टाइम तक मुझे किसी भी ऑप्शनल के बारे में मालूम नहीं था, मीन्स एक रफ ही आइडिया था। तो उस टाइम पे मैंने सोचा कि चलो सोशियोलॉजी का सिलेबस देखते हैं और मुझे काफ़ी अच्छा लगा। मैं मीन्स सोशियोलॉजी का सिलेबस ऐसा है कि आप जिस सोसाइटी में रहते हैं, जिस माहौल में रहते हैं, उससे आप कनेक्ट कर पाते हैं डायरेक्टली। तो सीनियर सजेशन आपके लिए काम आया? हाँ, मीन्स फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस वही था मेरे लिए। ग्रेट। और जब आप तैयारी कर रहे होंगे तो इस पीरियड में लंबे समय में कभी ना कभी लो फील हुआ होगा। बिल्कुल सर। और जब हमारा टाइम गुजरता जाता है तो प्रेशर बढ़ता है कि जॉब में जाना है। आप तो जॉब में रह के छोड़ के आए थे। यस सर। तो ऐसी परिस्थिति में अपनी मोटिवेशन को वापस कैसे पाते थे? बिल्कुल सर, लोगों का एक्सपेक्टेशन हमेशा ज़्यादा होता है कि आप जॉब छोड़ के आए हैं तो आप जल्द से जल्द क्लियर करेंगे। और एज एन एस्पिरेंट और विद द बेनिफिट ऑफ हिंडसाइट, सारे स्टूडेंट का यही सपना होता है कि मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर लूँ। लेकिन ये प्रैक्टिकली मीन्स बहुत कम लोग कर पाते हैं। तो बहुत चैलेंजिंग होता है कि इस फील्ड में आप अपने मोटिवेशन लेवल को हमेशा हाई रखें। मीन्स इंटरनल मोटिवेशन आपका हमेशा हाई होना चाहिए। एक्सटर्नल तो आप बाहर से भी आपको मिल जाएगा, लेकिन इंटरनली मोटिवेटेड रखना अपने आप को काफ़ी चैलेंजिंग होता है। आपके जो ये 6 अटेम्प्ट्स थे, अगर मैं हर अटेम्प्ट की बात करना चाहूँ स्टूडेंट्स के लिए
कि फर्स्ट अटेम्प्ट में आप कहाँ तक पहुंचे, सेकंड में, थर्ड में, तो आपको शेयर करना चाहेंगे? बिल्कुल सर, फर्स्ट में मैं सिर्फ मीन्स एक एंजॉयमेंट के लिए दे दिया था, एक्सपीरियंस के लिए। बिल्कुल सर, एक्सपीरियंस के लिए। उस टाइम पे मुझे सिर्फ यूपीएससी का फुल फॉर्म के अलावा कुछ नहीं पता था लिटरली, और लोगों ने मुझे इतना बताया था कि अरे हार्ड वर्क करोगे तो 2 से 3 अटेम्प्ट में क्लियर हो जाएंगे। मुझे लगा 6 इज मोर देन सफिशिएंट। सो फर्स्ट तो चला गया। मैं 17 में फर्स्ट अटेम्प्ट मीन्स सेकेंड दिया सीरियस अटेम्प्ट, मीन्स उस टाइम पे मुझे लगा कि मैं कर सकता हूँ। मैं इसमें प्रीलिम्स के काफ़ी क्लोज था, प्रीलिम्स नहीं क्लियर कर पाया, और 18 में भी प्रीलिम्स नहीं हो पाया, मीन्स वो भी एक लो पॉइंट था। 19 में मैंने मेंस लिखा, लेकिन मेंस में मेरा सिर्फ 10 मार्क्स से रह गया था मेंस कट ऑफ। अच्छा। तो मुझे लगा कि मैं कर सकता हूँ जब इतना नज़दीक आ गया हूँ। तो कुछ मैंने मेंस में बहुत सारे मिस्टेक कर दिए थे, जैसे बहुत सारे क्वेश्चंस छोड़ दिए थे। मुझे लगा कि अगर उन सब एरियाज में वर्क कर लूँ तो मैं अचीव कर सकता हूँ। 2020 में कोविड और ऑल सारे डिसरप्शंस के कारण मेरा प्रीलिम्स नहीं हो पाया, जो कि मेरे इस जर्नी के सबसे ज़्यादा लो पॉइंट था। फिर मैंने उस टाइम पे काफी कोविड में बहुत सारे डिस्टर्बेंसेस आए और मेंटल प्रेशर्स थे लोगों के। मींस उस टाइम पे काफी ज्यादा मैं अकेला रहने लगा था, मींस समझ में नहीं आता क्या करूं, मैंने गलत डिसीजन ले लिया। लेकिन वही एक चैलेंजिंग है कि आप अपने आप को कैसे मोटिवेटेड रखते हैं इस जर्नी में, वो बहुत बड़ा क्रिटिकल फैक्टर है। मींस इस जर्नी में आपको 2 बातें जरूर रखनी चाहिए ध्यान, कि आप अपने आप को हमेशा गुड बुक्स के साथ रखें और हमेशा सही दोस्तों के बीच में रहें, ताकि दोस्तों का रोल जो आप बता रहे हैं, तो मतलब दिस इज रियली इम्पोर्टेंट, क्योंकि दोस्त कई बार आपको पुल करते हैं ऊपर, आ जाओ, हम भी ऊपर है, आप भी ऊपर आ जाओ। तो ये तो होगी आपकी जर्नी प्रिपरेशन की। जो सोर्सेस ऑफ स्टडी चाहिए बच्चों को, जो अभी कॉलेज के बाद पास आउट हो रहे हैं, उनमें एनसीईआरटी की कितनी रिलेवेंस है, या टेक्स्ट बुक्स की कितनी रिलेवेंस है, ऑनलाइन पोर्टल्स की कितनी रिलेवेंस है? ये सर, एनसीईआरटी एक बहुत बड़ा क्रिटिकल फैक्टर है इस प्रिपरेशन में। एनसीईआरटी के साथ सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, कुछ लोग इसे बिल्कुल भी एम्फेसाइज नहीं करते हैं और कुछ लोग ओवर एम्फेसाइज करते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी एक बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है आपके, मीन्स एक फाउंडेशन तैयार करेगा। और मैंने देखा है कि लोग एनसीईआरटी काफ़ी टाइम तक पढ़ते हैं, लेकिन इसका एक ड्रॉबैक्स ये भी है कि एनसीईआरटी मीन्स आज से 15 साल पहले लिखा गया है, और आपको हर एक टॉपिक को आज के टाइम पे रिलेट करना पड़ेगा, क्योंकि यूपीएससी का हर एक सिलेबस काफ़ी डायनेमिक है। मीन्स आप हिस्ट्री पढ़ें तो उसे करंट के साथ रिलेट कर दिया जाता है। तो आपको उस चीज़ को मेंटेन रखना है कि आप जो भी पढ़ रहे हैं उसे आज के टाइम के साथ कैसे रिलेट करें। तो इसके लिए जो करंट अफेयर्स हैं, न्यूज़पेपर हैं, और जो बहुत सारे कोचिंग मटेरियल्स हैं, उसके साथ उसे आपको कॉम्प्लीमेंट करने पड़ेंगे। मीन्स एनसीईआरटी नेसेसरी है, मगर ये सफिशिएंट नहीं है आपको कुछ। और मैंने टेक्स्ट बुक रीडिंग काफ़ी ज़्यादा फोकस किया, क्योंकि टेक्स्ट बुक आपकी रीडिंग नॉलेज को हमेशा इंप्रूव करते हैं। और मैंने टेस्ट पेपर भी काफ़ी ज़्यादा दिया, ताकि आप क्या पढ़ रहे हो, किस डायरेक्शन में पढ़ रहे हो, उस टॉपिक से रिलेटेड करंट इवेंट में क्या चल रहा है। जैसे पॉलिटी में हमेशा चेंजेस होते रहते हैं, तो वो टेस्ट सीरीज के बाद ही पता चलता है कि क्या चेंजेस आए हैं उसमें। तो टेस्ट लिखना बहुत जरूरी है, बिल्कुल सर, करना जरूरी है। प्रीलिम्स में भी टेस्ट बहुत जरूरी है। जैसे मैं हर साल लगभग फुल लेंथ टेस्ट 50 से 60 टेस्ट देता था, और जो शॉर्ट टेस्ट होते थे मींस 30 to 40 क्वेश्चंस वाले, उनसे कॉन्फिडेंस आता था कि आप कितना अचीव कर रहे हो, कहाँ पे आप लैग कर रहे हो, किस टॉपिक आपका अंडर प्रिपेयर्ड है। आप लातेहार झारखंड के रहने वाले हैं, अपने नेटिव प्लेस के बारे में कुछ बताना चाहेंगे कि कैसे डिफिकल्ट परिस्थिति में आप वहां से निकले? मेरा नेटिव प्लेस एक झारखंड का एक रूरल एरिया है, और नेटिव प्लेस है, और सबसे बड़ा बेनिफिट ये था कि आज तक मेरे डिस्ट्रिक्ट से किसी ने सिविल सर्विसेज नहीं क्रैक किया था। तो आपके लिए तो बहुत बड़ा अचीवमेंट है। यस बिल्कुल सर। तो बहुत लोग ये भी कहते थे, मीन्स एक सोसाइटी में नेगेटिव परसेप्शन था कि सिविल सर्विसेज बहुत टफ है, और ब्यूरोक्रेसी को लेकर जो नेगेटिव परसेप्शन था, करप्शन और जो भी, तो मैं चाहता था उस परसेप्शन को ब्रेक करूं। और मीन्स मैं चाहता था कि मेरे डिस्ट्रिक्ट से लोग आगे आएँ, जो लोग बाहर पढ़ने जाते हैं 2-3 साल में विड्रॉ कर लेते हैं फेलियर के बाद। तो मैं उनसे यही कहना चाहूँ कि आपका टास्क जितना बड़ा है, वो मीन्स आपकी जर्नी भी हो सकता है चैलेंजिंग हो, कि मीन्स फेलियर्स भी आते हैं, लेकिन आपको सीखना है उससे, आप पॉजिटिव बैलेंस बनाए रखना है। एक हम्बल बैकग्राउंड से आप आते हैं, रूरल प्लेस से आते हैं, झारखंड जैसे स्टेट से आते हैं, और आप इस मुकाम तक पहुंचे हैं, तो इसमें आपका तो मतलब कमिटमेंट और डेडिकेशन है ही, लेकिन आपके पेरेंट्स का भी बहुत बड़ा सहयोग रहा, 10 साल तक अपने बच्चे को पढ़ाना। बिल्कुल सर। तो इट इज रियली इंस्पायरिंग। यस सर। मनीष जी, कुछ इंटरव्यू के बारे में आप शेयर करेंगे कि आपका साक्षात्कार कैसा हुआ था? इंटरव्यू में आपको किस तरह से सवाल पूछे गए? सर, इंटरव्यू में मेरे राजीव निगम सर का बोर्ड था, चौबे सर का बोर्ड था, और
इंटरव्यू सर मेरा मोस्टली होम स्टेट से रिलेटेड था और जो करंट चल रहे हैं इशू जैसे यूक्रेन क्राइसिस, इंडिया स्टैंड और श्रीलंकन क्राइसिस, और इंडिया में जो करंट अफेयर्स में इशू हैं जैसे री राइटिंग ऑफ हिस्ट्री, और कुछ क्वेश्चंस मेरे होम स्टेट रिलेटेड से जैसे इशू ऑफ नक्सलिज्म एंड मीन्स द प्रॉब्लम ऑफ अंडर डेवलपमेंट और मीन्स डिस्पाइट द रिसोर्स अवेलेबिलिटी। सो कुछ रिलेशंस है, कुछ क्वेश्चंस हैं और वो सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स में थे कि आप कैसे उसे देखते हैं किस प्रॉब्लम को, मीन्स वो एक ओपिनियन बेस्ड थे, मीन्स वो फैक्चुअल क्वेश्चंस नहीं थे। तो आप जो भी पढ़ें, आप जहाँ भी रह रहे हैं, उन सब चीज़ों को ध्यान से देखें, इंटरनलाइज करें, बहुत जरूरी होता है। इंटरव्यू में कभी ऐसा फील हुआ कि रूरल बैकग्राउंड से आना या फिर छोटे हम्बल बैकग्राउंड से आना कोई बैरियर बनता है? नो सर, मुझे बिल्कुल नहीं लगता है। इस जर्नी की सबसे बड़ी खासियत ये है कि यहाँ पे जो आप 90% इन्फॉर्मेशन मिलता है वो परसेप्शन बेस्ड है। आपको सही लोग और सही मीन्स इन्फॉर्मेशन बहुत कम ही लोग दे पाएंगे, तो आपको जज करने आना चाहिए। ऐसा यूपीएससी बिल्कुल भी इम्पार्शियल सिस्टम है, 100% इम्पार्शियल है यूपीएससी। लोगों का एक मिथ है कि आईआईटीएन या अच्छे कॉलेजों के बच्चे ही क्रैक करते हैं, लेकिन आप तो एक मेडिकैप इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो एक सामान्य इंजीनियरिंग कॉलेज है वहां से आकर के और एक हम्बल बैकग्राउंड से आकर के आपने इस एग्जाम को क्रैक किया, तो ये दिखाता है कि इस एग्जाम में सभी बराबर हैं, एक लेवल प्लेइंग फील्ड है। अगर आप अपनी तैयारी अच्छी करते हैं, प्रिपरेशन अच्छी करते हैं, तो इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। बिल्कुल सर। अब सिविल सर्विसेज 2022 का प्रीलिम्स होने वाला है, तो लास्ट मोमेंट में आपने किन किन चीजों का ध्यान रखा ताकि स्टूडेंट्स उसका ध्यान रखें और प्रीलिम्स में 2 घंटे का जो पेपर है उसमें गलतियां ना करें? मैं अभी जो एस्पिरेंट्स उनको यही कहूँगा कि आप अपने कॉन्फिडेंस को मीन्स मेंटेन रखें, क्योंकि बिल्कुल सी जाहिर सी बात है कि आपका जो टास्क है आपको एंजाइटी होंगे, आप काफ़ी प्रेशर होंगे अभी, और प्रेशर में काफ़ी लोग मीन्स आपको जो आता है बहुत लोग उसे गलत कर देते हैं। जैसे मेरा 2020 का एक्सपीरियंस यही था कि मुझे आते हुए मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस गलत कर दिए थे। तो आप बिल्कुल भी नहीं घबराएं, आप समझिए कि वो आपका दिन है और आप उसे सही करेंगे, क्योंकि आपको लगे कि आप रिस्क ले रहे हैं, लेकिन एक प्रीलिम्स में रिस्क फैक्टर भी बहुत बड़ा है। आपको इंटेलिजेंट गेस लेना पड़ेगा इसमें, और आप अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखिए और प्रीलिम्स क्लियर होगा ये, क्योंकि प्रीलिम्स में 10,000 बच्चे क्लियर करते हैं, तो आप क्यों नहीं हो सकते हो। तो कॉन्फिडेंस और हार्ड वर्क पे पूरा चलता है ये पूरा गेम। तो आप अपने मोटिवेशन लेवल को हाई रखें प्रीलिम्स के पहले तक, और उस दिन को आप इंश्योर करें कि वो आपका दिन हो। आपने नेक्स्ट आईएएस का आईजीपी प्रोग्राम ज्वाइन किया, तो आपका एक्सपीरियंस कैसा था और उसके थ्रू आपको कितनी हेल्प मिली एग्जाम के इंटरव्यू में? बिल्कुल सर, ये मेरा फर्स्ट इंटरव्यू था, लेकिन काफ़ी सारे क्वेश्चंस थे इंटरव्यू को लेकर के, तो मैंने नेक्स्ट आईएएस ज्वाइन किया और ये बहुत ही बेनिफिशियल रहा, क्योंकि जो मैंने यहाँ पर क्लासेस ज्वाइन किया मीन्स जो सोशल इशूज और इंटरनेशनल रिलेशंस एंड सोशियोलॉजी और इकोनॉमिक्स के क्लासेस थे, मीन्स फाइनल इंटरव्यू में बहुत हेल्प मिला उससे। मोस्टली जो करंट इशूज डिस्कस किए गए थे, तो जो आईजीपी का जो स्टडी मटेरियल था उससे काफ़ी हेल्प मिला मुझे, और जो कॉन्सेप्ट बिल्डअप किया गया, जो पॉजिटिव अप्रोच बताया गया इंटरव्यू में, तो वो मुझे लगता है ये काफ़ी हेल्पफुल रहा इस जर्नी में। चलिए, वंस अगेन मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू सर। मनीष कुमार ने एक बात को साबित करके दिखाया है कि मेहनत करने वाले की कभी हार नहीं होती। हरवंश राय बच्चन की ये कविता हम सभी जानते हैं, और इन्होंने एक छोटी से बैकग्राउंड से आकर के, हम्बल बैकग्राउंड से आकर के, रूरल बैकग्राउंड से आकर के, प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज से बीटेक करके सिविल सर्विसेज एग्जाम 2021 में 246 रैंक हासिल की है। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है इस वीडियो से आपको बहुत सारी चीजें जानने को मिली होंगी, आपको इंस्पिरेशन मिलेगा, और मनीष कुमार जैसे आप भी आगे जाकर के सफल हो सकते हैं। अगर आपको कोई भी किसी भी तरह की हेल्प चाहिए तो नेक्स्ट आईएएस की वेबसाइट को लॉग ऑन करिए और कोई भी हेजिटेशन नहीं रखिए। विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद।